हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा एरर एनालिसिस चल रहा था, त्रुटि विश्लेषण। उस त्रुटि विश्लेषण के अंदर हम लोग दो चीज़ें और जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सार्थक अंक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो दो हेडिंग्स बची हुई हमारी। पहली है भागफल में वृद्धि त्रुटि। तो इसमें क्या करना है, वही तरीका है। यदि अगर कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों x तथा y के भागफल के बराबर हो, यानी डिवाइड वाला केस है ये, तो z बराबर क्या लिख सकते हैं, x अपान में y, क्योंकि लिखा हुआ है x और y के भागफल के बराबर हो कौन, z। तो z बराबर x अपान में y। फिर अगर जो है ये लिखा है डेल्टा x अपान में y, अगर जो है हम z के मापन में अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि निकाली जाए तो कैसे निकालेंगे। त्रुटि का मतलब होता है भैया गलती। अगर चाहे वो कोई चीज़ घटाने में हो तब भी जोड़ी जाएगी, क्योंकि गलती है तो जोड़ी जाएगी। अगर कोई चीज़ जोड़ में है तब भी वो चीज़ गलती है तो जोड़ी जाएगी। गुणा में है तब भी वो गलती ही है, उसको भी जोड़ा जाएगा। अगर कोई चीज़ भाग में है, गलती है, तब भी उसको क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह ये भी एक भाग है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, भिन्नात्मक निकालेंगे। तो डेल्टा z अपान में z लिख लिया, प्लस या माइनस। अब इसी तरह x का ले लेंगे भिन्नात्मक फ्रैक्शन, तो डेल्टा x अपान में x। ये त्रुटि निकालना है इसीलिए इसको जोड़ देंगे। फिर y का लेंगे डेल्टा y अपान में y। ये आ गई भैया हमारी z के मापन में अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि। अब इसके बाद पढ़ेंगे आगे कि जो अगर z का मापन करें, इसकी अगर अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहें, z के मापन में जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि है, तो उसमें क्या करेंगे, जो भिन्नात्मक आई है उसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा z अपान में z इंटू में 100, डेल्टा x अपान में x इंटू में 100, इसकी प्रतिशत त्रुटि ले ली। अब y वाले की ले लेंगे डेल्टा y अपान में y इंटू में 100। तो ये बात हो गई हमारी z के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। इसी तरह अगर हम लोग आगे बात करेंगे 5वें नंबर की, जाति के पृथक्करण में त्रुटि, यानी घात वाली बात आ गई यहाँ पे, पावर वाली। यदि कोई भौतिक राशि z मान ली फिर से, और जिसकी भौतिक राशि x की n घात के बराबर हो, x की कितने के पावर के बराबर हो, n घात के क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग z बराबर x की पावर n। आसानी से लिख सकते हैं, z बराबर क्या लिख सकते हैं, x की पावर n। जब z की बराबर x की पावर n लिख सकते हैं हम लोग, फिर अब क्या करेंगे, अगर इसकी हम लोग संभावित त्रुटि निकालना चाहें तो z के मापन में अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे। तो डेल्टा z अपान में z हो गया। ये जो पावर है, पावर को उठा लाएंगे हम लोग गुणा में, तो डेल्टा जो n है उसको उठा लाएंगे गुणा में, और डेल्टा x अपान x कर दिया भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये हो गई हमारी संभावित भिन्नात्मक त्रुटि। अब अगर हम लोग इसकी संभावित निकालना चाहें क्या, प्रतिशत त्रुटि, तो गुणे में 100 कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, z के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा z अपान में z इंटू 100 बराबर प्लस माइनस n, यहाँ पर घात थी तो हमने पूरा फैक्टर वाला उठा लेंगे, n इंटू डेल्टा x अपान में x इंटू में 100। ये जहाँ पर 100 लगा होगा तो समझ जाएंगे ये प्रतिशत त्रुटि है, जहाँ पे 100 नहीं लगा हो जाएगा वहाँ पर हम लोग जान जाएंगे कि ये भिन्नात्मक त्रुटि है। तो ये पूरी बात हो गई हमारी त्रुटियों के प्रकार की, कि जोड़ में थी, एक अंतर में थी, गुणे में थी, भागफल में थी, और ये घात वाली। ये पांचों प्रकार हमारे हो गए। अभी कुछ 1-2 दिन के बाद जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सार्थक अंक के अंदर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सार्थक अंक। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग जानेंगे कि सार्थक अंक क्या है और सार्थक अंक को निकालने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहले सार्थक अंक की परिभाषा समझ लीजिए क्या है, कि किसी माप अथवा संख्या में, यानी कोई माप दी हो या कोई संख्या दी हो, माप पर भी हो सकती है। माप का मतलब ऐसी संख्या जिसके लास्ट में उसकी इकाई दी हो, जैसे 5 ये संख्या हो गई, किलोग्राम ये हो गई इकाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे माप। जैसे कह दिया गया 50 ये हो गई संख्या, सेंटीमीटर जोड़ दिया गया तो इसको बोलेंगे माप, यानी 50 सेंटीमीटर। और अगर संख्या का मतलब क्या है, जैसे कहीं पर लिखा हो 50
60, 1000 ये संख्या हो गई हमारी। तो किसी माप हो, किसी भी प्रकार की, चाहे वो संख्या हो, में सभी विश्वसनीय अंकों, यानी जितने भी अंक होते हैं विश्वसनीय अंकों तथा अंतिम संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहेंगे? विश्वसनीय अंकों, जो अंक हैं हमारे, तथा अंतिम संदिग्ध अंक, यानी ऐसे अंतिम जो संदिग्ध लिए जाते हैं अंक, उनको सार्थक अंक कहते हैं। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब आपको नियम पढ़ाए जाएंगे तो नियम में एक एक नियम को आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से सार्थक अंक निकाले जाते हैं। तो ये हो गया अंतिम संदिग्ध अंक को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अगर सार्थक अंक निकालने के हम लोग नियम सीखें तो लिखा है हेडिंग, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं हमारे। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के सबसे पहला नियम है, अच्छे से समझिए, कि सभी अशून्य अंक, यानी अशून्य अंक का मतलब ऐसे अंक जिनके आगे न पीछे शून्य ना लगा हो, जीरो ना लगा हो, यानी वो 1 से 9 तक हो। तो सभी अशून्य अंक यानी 1 से 9 तक सार्थक अंक होते हैं। अंक की बात हो रही है यहाँ पर, माप की बात नहीं हो रही। तो 1 से 9 तक जितने भी अंक दिए होंगे वो सभी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। जैसे उदाहरण दिया है, लिखा हुआ 511, 233 लिखा है, तो इसमें कितने अंक ऐसे दिख रहे हैं आपको जो अशून्य हैं? सभी के सभी दिख रहे हैं। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल इसमें 6 सार्थक अंक दिख रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि इसमें कितने अंक हैं सार्थक? 6 सार्थक अंक। ये हो गया पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक के अंदर गिने जाते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरा नियम, 2 अशून्य अंकों के बीच में, यानी ऐसा कोई अंक आ जाए जो अशून्य हो, तो 1 से 9 तक की कोई अंक हो और उसके बीच में सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। मान लिया कि ये बॉर्डर और ये बॉर्डर है, 1 से 9 तक यहाँ भी संख्या हो सकती है, 1 से 9 तक संख्या यहाँ पर भी हो सकती है। अगर इसके बीच में 1 जीरो आए, 4 जीरो आए, चाहे 6 जीरो, उन सभी को सार्थक अंक मान लिया जाता है। यानी 2 अशून्य संख्या के बीच में जितने जीरो आएंगे उन सभी जीरो को सार्थक अंक ही गिना जाएगा। और ये 1 से 9 तक तो पहले नियम के अनुसार ही क्या है? सार्थक अंक हैं। तो जैसे लिखा है उदाहरण 509,006, तो 5 एक अशून्य संख्या है, 9 एक अशून्य संख्या है। इन दोनों के बीच में 1 जीरो आया तो इस जीरो को सार्थक अंक कहेंगे। फिर 9 एक अशून्य संख्या है, 6 एक अशून्य संख्या है। इन दोनों अशून्य संख्या के बीच में 2 जीरो आए तो इन दोनों जीरो को भी सार्थक अंक कहेंगे। तो अब टोटल गिनने के कितने सार्थक अंक हमारे पाए जा रहे हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल कितने सार्थक अंक हैं? 6 सार्थक अंक पाए जा रहे हैं। कहने का मतलब अगर कोई 2 अशून्य संख्या है, उन 2 अशून्य संख्या के बीच में जितने भी जीरो हों, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, उन सभी जीरो को हम लोग कहेंगे सार्थक अंक। पहला नियम कहता है अशून्य अंक सार्थक अंक, अशून्य अंक के बीच में जीरो सार्थक अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है यदि दशमलव रहित संख्या में अशून्य अंक के बाद वाले शून्य अर्थात अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्या है मतलब ये समझिए, ऐसी कोई संख्या है जिसमें दशमलव नहीं पाया जा रहा है, पॉइंट नहीं पाया जा रहा है, तो लिखा है दशमलव रहित संख्या में अशून्य अंक के बाद, यानी ऐसे अंक जो अशून्य जैसे 1 से 9 तक है और 1 से 9 के अंक के बाद में अगर कोई जीरो लगा है तो वो सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। तो शून्य अर्थात अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे लिखा है 5000, तो 5000 के अंदर जो ये हमारे जीरो हैं, ये तीनों जीरो सार्थक अंक के अंदर नहीं गिने जाएंगे। इसीलिए इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? 1 सार्थक अंक है। कौन वाला? 5 वाला। 5 वाला 109 के बीच में आता है। पहले नियम के अनुसार 5 जो होगा ये हमारा सार्थक अंक हो जाएगा। तो 5000 में कुल सार्थक अंक कितने हो गए? 1 हो गए। फिर उसके बाद लिखा है
यदि यह संख्या किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करे। राशि का, भौतिक राशि का मतलब है उसके पीछे कोई इकाई लिखी हो, जैसे किलोग्राम, मीटर, एम्पियर या फिर लंबाई, सेंटीमीटर, कुछ भी इकाई लगी हो, तो वही बात कह रहा है। यदि यह संख्या किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करती हो तो अंतिम शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर उस अंक के पीछे, उस संख्या के पीछे अगर हमारी इकाई लिखी है तो उनके 0 सार्थक अंक ज्ञात कर लिए जाएंगे। अगर इकाई नहीं लिखी है तो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। जैसे लिखा है 4000 किलोग्राम, तो यहाँ पर केजी यहाँ पर लग गया, भौतिक राशि बन गई किलोग्राम, तो भौतिक राशि के कारण ये 0 भी सार्थक अंक बन जाएंगे। तो कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 सार्थक अंक हैं। 4000 किलोग्राम के अंदर कितने हैं? 4 सार्थक अंक। अगर आपसे पूछा जाए 4000 किलोग्राम में सार्थक अंक की संख्या तो कहेंगे 4। अगर पूछा जाए 4000 के अंदर सार्थक अंक की संख्या तो कहेंगे 1। कहा जाए 50 किलोग्राम में सार्थक अंक की संख्या तो कहेंगे 2। कहा जाए 50 के अंदर सार्थक अंकों की संख्या तो कहेंगे आप 1। तो ये बात समझ रहे हैं। अगर इकाई लग जाए तो 0 सार्थक अंक हैं, अगर इकाई ना लगे तो 0 सार्थक अंक के अंदर नहीं गिने जाते हैं। आखिरी का हमारा नियम क्या है देख लीजिए। दशमलव बिंदु से पहले अगर कोई अशून्य अंक ना हो तो, अगर दशमलव लगा है और दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक 1 से 9 तक नहीं उपस्थित है, अशून्य अंक ना हो तो दशमलव के तुरंत बाद वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। यानी दशमलव से पहले अगर 1 से 9 के बीच की संख्या नहीं लिखी है तो दशमलव के बाद जो 0 लगे होंगे उनको सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा। जैसे लिखा है, शून्य की बात हो रही है यहाँ पर, 1 से 9 तक तो ये होंगे हमारे सार्थक अंक, यानी इसके अंदर दशमलव लगा। इस संख्या को देखिए, इस संख्या के पहले यहाँ पर 0, यानी ये शून्य अंक है, अशून्य नहीं है, तो ये वाले 0 सार्थक अंक हमारे नहीं माने जाएंगे। केवल और केवल ये जो 3 हमारी अशून्य संख्या है, 3 ही सार्थक अंक हमारे मान लिए जाएंगे। तो ये कुछ नियम पढ़े हम लोग, इसको एक बार रिवाइज करते हैं और बाकी के जो नियम बचते हैं उनको आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? सार्थक अंक का 1 से 9 तक की संख्या सभी सार्थक अंक कहलाती है, पहला नियम। दूसरा नियम, 2 अशून्य संख्या के बीच में लगे हुए शून्य को ही सार्थक अंक गिन लिए जाएंगे, दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता था दशमलव रहित अगर कोई संख्या है जिसमें दशमलव नहीं पाई जा रही है और वो अंक है तो उसके अंदर जो 0 होंगे, अंतिम 0, वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। अगर वो चीज़ इकाई हो, भौतिक राशि हो, यानी अगर उसके अंदर इकाई लिखी है तो उनके शून्य भौतिक राशि मान लिए जाएंगे। जैसे 50 के अंदर 1 सार्थक अंक है, 0 को नहीं माना जाएगा, लेकिन 50 किलोग्राम में 2 सार्थक अंक है, 0 को भी मान लिया जाएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे तो दशमलव बिंदु, अगर कोई ऐसा संख्या है जिसमें दशमलव बिंदु लगा है लेकिन दशमलव बिंदु से पहले कोई भी अशून्य अंक नहीं आया है, तो अशून्य दशमलव के बाद जितने भी शून्य होंगे उनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। शून्य को नहीं माना जाएगा बल्कि संख्या को हम लोग मान लेंगे। तो 3 सार्थक अंक यहाँ पर हो गए। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर अगले जो है नियम को लेकर। आज के लिए इतना रखेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, फिर इसके हम लोग सवाल लगा लेंगे तो चीज़ें हमारी बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज इतना ही रखते हैं।